अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी ओपिनियन। मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला इजाज। नाजरीन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। नाजरीन, पाकिस्तान ने अपना एशिया कप का स्क्वाड का ऐलान किया है और उसके बाद से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मैनेजमेंट है, हेड कोच हैं और जो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं आकिब जावेद को, उनको ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम का ऐलान किया है, ये क्या वाकई मेरिट पर है भी या नहीं है। नाज़रीन, अब हम इस पे थोड़ी सी ब्रेक डाउन करेंगे, पूरे स्क्वाड का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या पाकिस्तान ने वो जो एक झंडा बुलंद किया हुआ है जहाद का, जिसको वो इंटेंट का नाम देते हैं, तो जो मौजूदा टीम इन्होंने सेलेक्ट की है कि वो इंटेंट की बुनियाद पर है भी कि नहीं। एक चीज़ यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉडर्न डे क्रिकेट तो आ गई है, क्रिकेट खेलने का स्टाइल भी बहुत तब्दील हो गया है, लेकिन क्रिकेट में जो टेक्निक है वो कहीं पर भी नहीं गई। जितने भी आपके मॉडर्न डे के ग्रेट प्लेयर्स हैं, विराट कोहली को उठा लें, विराट कोहली से तो कोई बड़ा इस मॉडर्न डे क्रिकेट का कोई प्लेयर आप किसी को कह ही नहीं सकते। उसके पास टेक्निक है, स्ट्राइक रेट के उसके साथ भी इश्यूज हैं, लेकिन उसके साथ टेक्निक है जिसकी वजह से उनको ग्रेट कहा जाता है इस एरा का बैटिंग का। अब अगर हम पाकिस्तान की जो नई अप्रोच को पोस्टमार्टम करें तो ये नई अप्रोच ये है कि हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं और हम अब इंटेंट के साथ खेलना चाहते हैं। कभी भी किसी भी स्पोर्ट को, किसी भी खेल को, उसकी जो बुक्स होती हैं, जो उसकी कैलकुलेशंस होती हैं, उसके खिलाफ, उसके रूल्स के अगेंस्ट जाकर नहीं खेला जा सकता। अब आप एक टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो दुबई के अंदर, वहाँ पे आपको भी पता है, क्रिकेट बोर्ड को भी पता है और सबको पता है कि वहाँ पे जो आपके मैचेस होने हैं ये कोई हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होने। स्पिन टर्निंग के आपको विकेट्स मिलेंगी जहाँ पे स्पिनर्स को फ़ायदा हासिल होगा और इसके साथ साथ ये एक एवरेज स्कोर मैचेस होंगे। 160-70 विनिंग टोटल होगा। जो ये टीम करेगी वो ही ये मैचेस आसानी से जीत सकेगी। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने जो स्क्वाड का अनाउंस किया उसमें इन्होंने सीनियर प्लेयर्स को बिठा दिया स्ट्राइक रेट और इंटेंट की बुनियाद पर। लेकिन अगर हम पिछले 5-6 सालों में अगर पाकिस्तान की विनिंग परसेंटेज में स्कोर देखें तो वो बाबर और रिजवान के बगैर किसी ने कोई खासा कंट्रीब्यूट नहीं किया। अब अगर जो इंटेंट का किस्सा लेकर आए हैं तो फिर इंटेंट स्टैट्स के साथ शो करवाना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर तनकीद करके या लफ्जी बयानी करके कह देना कि ये इंटेंट वाली गेम है और पहले जो खेल रहे थे वो इंटेंट वाली ग्रेड नहीं थी। अब इंटेंट में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है आपका स्ट्राइक रेट। अब जो हम मौजूदा टीम जो इन्होंने सेलेक्ट की है, सो कॉल्ड अग्रेसिव टीम, उसका स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो जो साइम अयूब का स्ट्राइक रेट है वो 137 का है। जो सलमान अली आगा जो कि कैप्टन जिनको बनाया हुआ है, उनका स्ट्राइक रेट 115, यानी कि 115 का स्ट्राइक रेट है उस बंदे का। उसकी वनडे की परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर आपने उसको T20 का कप्तान बनाया है और अब आप उसको जो आप कहते हो कि हमें एग्रेसिव क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, 115 के स्ट्राइक रेट वाले बंदे के साथ आप जाकर एग्रेसिव क्रिकेट खेलने जा रहे हो। मेरा ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि सलमान अली आगा बहुत कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है या फिर उसके पास स्किल्स नहीं है, उसके पास स्किल है। लेकिन आप जो वो अपनी बातों में तजाद करते हो कि बाबर आजम को अपने टीम से निकाला है, तो किस वजह से निकाला है? वो इस वजह से निकाला है कि उसके स्ट्राइक रेट में प्रॉब्लम है। बाबर आजम का पोस्ट T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो साइकिल हमारा स्टार्ट हुआ है उसमें बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो 144 का स्ट्राइक रेट है। पाकिस्तान में हसन नवाज के बाद जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट आता है 2024 के वर्ल्ड कप के बाद वो बाबर आजम का आता है। उसके बाद अगर हम 2024 के वर्ल्ड कप को भी इंक्लूड करें, 2024 के बाद बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 133 का है। सलमान अली आगा को आपने सेलेक्ट किया, 115 का स्ट्राइक रेट। आपने उसके साथ खुशदिल शाह को सेलेक्ट किया, 104 का स्ट्राइक रेट। वो फिनिशर है, उसने 6 या 7वें नंबर पर आकर बैटिंग करनी है, जहाँ पर हमें 12 बॉल्स पे कोई 35 स्कोर चाहिए होगा, कोई 30 स्कोर चाहिए होगा और उस बंदे का स्ट्राइक रेट 104 का है। फ़हीम अशरफ जो पता नहीं कैसे टीम में आ जाते हैं, क्या उनकी ऐसी सिफारिश है कि जिनको हमने बेन स्टोक्स बनाया हुआ है पाकिस्तान का और इंडिया का हार्दिक पांड्या बनाया हुआ है कि जिनके बगैर हमारी टीम बन ही नहीं सकती, और उनकी परफॉर्मेंसेज उठाकर देख लें तो ये जो बायलैटरल सीरीज़ में वो कुछ 4 मैचेस में 1 मैच में परफॉर्म कर देते हैं बैट या बॉल के साथ, और उसके बाद हम उनको कैरी करते हैं और वर्ल्ड कप में भी ले जाते हैं, जितने भी मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें ले जाते हैं।
लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि 2023 में भी फ़हीम अशरफ की इसी तरह एंट्री हुई थी। फिर एशिया कप में जो मार पड़ी थी इंडिया के मैच के खिलाफ, जब हमने 350 खा लिया था इंडिया के से, और उसके बाद से हमारी क्रिकेट वो बैलेंस हो ही नहीं पाई। वो ऐसी हमें इंडिया से मार पड़ी वो एशिया कप के मैच में, उसके बाद से लेकर आज तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तो हमारी क्रिकेट वो दोबारा ट्रैक पर आ ही नहीं पाई। अब ये हमने इन प्लेयर्स की स्ट्राइक रेट्स की बात की। अब इसके बाद अगर हम बॉलर्स की बात करें तो बॉलिंग में आपने नसीम शाह को बिठा दिया, चलें ठीक है, आपने नसीम शाह को तो बहुत सारे मौके मिले और वो शायद उस तरह का, जिस तरह का वो स्किल लेवल उसके पास है, जिस तरह का वो बॉलर है, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ सकी। लेकिन आपने आकिफ जवेद, एक लड़का था, आपने उसका नाम सुना होगा, जिसने न्यूजीलैंड में जाकर शहनशाह अफरीदी और हारिस राउफ से भी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करवाई थी, और उस हाईएस्ट विकेट टेकर था उस टूर का। ये जो 2024 के एंड पे और 2025 के स्टार्ट में टूर हुआ हमारा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तो उसमें आकिफ जुवेद का हाईएस्ट विकेट टेकर था, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया। 2024 से लेकर अब तक आपका हाईएस्ट T20 का विकेट टेकर दूसरे नंबर पे आता है अब्बास, हारिस रऊफ के बाद वो अब्बास अफरीदी है। अब्बास अफरीदी भी टीम में नहीं है। आपने कहा जी हम दुबई में जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी खेलने, तो हम अपनी मेन स्ट्रेंथ 3 बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ ही है, हमारे पास स्पिनर्स है नहीं। फिर इंडिया ने वहाँ पे 4 स्पिनर्स खिलाकर चैंपियन ट्रॉफी जीती। अगेन आप वही सेम मिस्टेक जो आपने चैंपियन ट्रॉफी 2025 की स्क्वाड में की थी, वही आप दोबारा करने जा रहे हैं कि आप स्पिन टर्निंग विकेट्स जो हैं उसके ऊपर आप दोबारा अपने जो फास्ट बॉलर्स हैं उन पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और उन पर भरोसा करने जा रहे हैं। अब जहाँ तक बात बाबर आजम की है, नो डाउट बाबर आजम बहुत ग्रेट प्लेयर है, क्लासिकल प्लेयर है, लेकिन आप ने अगर उसको रेस्ट देना था या आपने ड्रॉप करना था तो आप उसको ट्राई सीरीज में ड्रॉप करते। लेकिन जो इस एशिया कप के स्क्वाड में जो उसकी रिप्लेसमेंट पर लोग आए हैं ना, उनको देखकर तो यही लगता है कि बिल्कुल बाबर आजम को और रिजवान में से एक इंसान को तो लाजमी इस टीम में होना चाहिए था जो नंबर 3 पर खेलकर इनिंग्स को कैरी कर सके। हमारा जो क्रिकेट का मेन प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा एक आउट होता है ना, तो हमारे 3-4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और हमारे पास स्टेबिलिटी वाला कोई जो एंकर रोल प्ले करने वाला खिलाड़ी नहीं रह जाता। ये कोई मसला आज से नहीं, ये 2012-13 से हम देखते आ रहे हैं कि वहाँ पे 4 आउट होते थे, फिर मिसबाह वो टुक टुक करके इनिंग्स को लेकर चलते थे, फिर पूरी टीम रिवॉल्व करने लग पड़ी बाबर आजम के गिर्द। और अब जो आपने ये नई इंटेंट वाली टीम बनाई है, इसका हाल हमने वेस्ट इंडीज़ में थोड़ी सी टर्निंग और जो ट्रिकी विकेट मिली तो 1 पे 4 हो रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ, पावर प्ले में आधी टीम आप आउट करवा रहे हैं। तो दुबई में तो आपको ऐसी पिचेस मिलेंगी जहाँ पर बाउंस भी होगा, जहाँ पर स्पिन ट्रैक्स होंगे, जहाँ पर आपको एक बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स मिलेंगी। वो कोई पाटा विकेट नहीं मिलेगी जो लाहौर की है या फिर जो आपकी रावलपिंडी की है या जो इंडिया की पिचेस होती हैं। और दूसरा आपका जो ये वॉर हुई है मई वाली, उसके बाद पहली दफ़ा इंडिया के साथ आप क्रिकेट में आ रहे हो, और जो पूरी नेशन है और जो पूरा ब्रॉडकास्टर है, स्पॉन्सरशिप है, और सब बहुत ज़्यादा हाई स्टेक पे हैं। और ये इंडियंस तो ये वाली जो हमारे साथ क्रिकेट मैच है वो खेल इसी लिए रहे हैं कि इसे इज्जत का मसला बना के खेल रहे हैं। कल आपने अगर गौर किया हो तो जब सूर्य कुमार यादव और उनके कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पाकिस्तान के मुतालिक सवाल भी किया गया कि पाकिस्तान के साथ मैच होने जा रहा है, तो उन्होंने वहीं पर वो सवाल को रुकवा दिया और उन्होंने कहा नहीं आप पाकिस्तान के मुतालिक कोई सवाल नहीं पूछ सकते, मीडिया डायरेक्टर ने आकर कहा। यानी कि वो तो इस पूरी जो एशिया कप है उसको एक अपनी अना का मसला बना के आ रहे हैं और वो इसमें आपको 100% हराना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हम कोई क्रिकेट में हरा कर अपना वो मई वाला बदला ले लेंगे। मई वाला बदला तो खैर पूरा नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तो ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए था कि मतलब निज़ाम पाकिस्तान के क्रिकेट का इतना अंधा है कि एक शख्स कि कोई एक बात सच साबित हो जाए ना तो उसको गुरु बना लेते हैं। जैसे पहले मिकी आर्थर ने एक चैंपियन ट्रॉफी जितवा दी तो उसको आपने हर जगह ले जाते थे, बार बार उसको ले जाते थे। उसके बाद अब आकिब जवेद ने कोई एक लफ्ज़ बोल ही दिया है कि स्पिन विकेट्स बनवाओ और उस पर टर्न मिलेगा, उस पर आप एक टेस्ट मैच जीत ही गए हो, तो उस पर अब आपने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट उसके हवाले कर दी है और वो अब अपनी मर्जी से लाहौर कलंदर की, अब आप अगर पूरा स्क्वाड देखोगे ना तो 2 फ्रेंचाइज का होगा, एक माइक हसन की इस्लामाबाद यूनाइटेड का होगा और दूसरा आकिब जवेद के लाहौर कलंदर के खिलाड़ी होंगे। पूरा स्क्वाड में आपको ये 2 जो फ्रेंचाइज हैं ये अपनी जो एक डोमिनेंट नज़र आएंगी और बाकी फ्रेंचाइज क्रिकेट के आपको प्लेयर शामिल नहीं होंगे। क्या आपने डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ी बात की थी ना, आपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका दिया। डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स में मीर हमज़ा कहाँ है, वो इतना अच्छा बॉलर है। उसके अलावा मोहम्मद अली, आकिफ जवेद, अब्बास अफरीदी,
इन सब को तो आपने मौके नहीं दिए, तो फिर आप अपनी पॉलिसीज़ में कंफ्यूज्ड हैं कि हम इंटेंट करने जा रहे हैं, इंटेंट कर कि हम मूव ऑन करना चाहते हैं, एक नई टीम बनाना चाहते हैं, उस नई टीम में भी आपने वो खिलाड़ी शामिल किए हुए हैं कि जिनके अपनी परफॉर्मेंसेस पर सवालिया निशान उठते हैं। तो फिर इस तरह तो ना एशिया कप जीता जाएगा और ना वर्ल्ड कप की अच्छी तैयारी हो सकेगी।